हाँ जी बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में एनिडा स्टार्ट किया था ना। और देखो यहाँ पर अब जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, ये देखो एनिलिडा एक तरह का फाइलम है, ये है ना। और जैसे मैं आप जानते हैं जो अर्थवर्म होता है, देखो, तो आप जानते हो कि अर्थवर्म का बॉडी सेगमेंटेड होता है ना। देखिए इसके बॉडी में इस तरह के सेगमेंट्स होते हैं। तो अर्थवर्म का बॉडी सेगमेंटेड होता है, ये पता है आपको, है ना। सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, ये सेगमेंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और बेटा इसको छोड़ दो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये मेरे काम की चीज है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। ये दूसरे चैप्टर का ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा गया है, इवोल्यूशन को विकास कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने उस पर ध्यान दीजिए, आप विकास नहीं पढ़ रहे हैं, आप एनिडा के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए देखिए यहां पर अब, तो आप देखो ये अर्थवर्म का बॉडी पार्ट है। देखिए ये एक अर्थवर्म है, केचुआ ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। और इस अर्थवर्म में देखो, ये जो आप इसके बॉडी का सेगमेंट देख रहे हो, ये जो बाहर का सेगमेंटेशन होता है, जो बाहर से इसका बॉडी डिवाइडेड है, देखो इसे कहते हैं ग्रूव, इसे ग्रूव कहते हैं। तो ये जो बाहर का पार्टीशन है, जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, देखो मैंने कहा था ना कि एनिडा का बॉडी सेगमेंटेशन इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो इसके जो ये आप लाइंस देख रहे हैं, जो इसके बॉडी को ऊपर से डिवाइड करता है, इस लाइन को ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स ग्रूव कहा जाता है। और ये याद रखिएगा कि इसमें देखो यहां पर इस ग्रूव के बीचों बीच देखेंगे आप, इस तरह का एक आपको उभरा हुआ, मतलब बॉडी से बाहर निकला हुआ एक स्ट्रक्चर मिलता है। ये नॉन लिविंग चीज होता है, देखो वैसे ये दो ग्रूव के बीच में होता है, देखिए ऐसे, जो इसको अटैचमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इस स्ट्रक्चर को देखो यहां पर सीटे, या इसको चिटे भी कहते हैं, चिटे, सीटे या चिटे कहा जाता है। देखो इसको, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन होता है, ये चलते वक्त जब अर्थवर्म अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, तो ये जमीन से चिपकाने के लिए होता है, एक तरह का लोकोमोशन के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। देखो ये जो सिटे और चिटे कहते हैं, ये इसका एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जो दो ग्रूव के बीच में होता है। याद रखिएगा, सिटे और चिटे हेल्प्स इन लोकोमोटरी प्रोसेस, लोकोमोशन में ये हेल्प करता है, और ये दो ग्रूव के बीच में होता है। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसके दो सेगमेंट के बीच में ये ग्रूव है, सॉरी दो ग्रूव के बीच में ये सिटे या चिटे कहते हैं। और ये एक बेसिकली ये एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। और याद रखना कि इन एनिमल्स का या किसी भी एनिलिडा का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, देखो इस पहले सेगमेंट को इसको पेरिस्टोमियम कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहा जाता है। किसी भी एनिलिड्स के पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं, और लास्ट सेगमेंट को पाइजीडियम कहा जाता है, पाइजीडियम कहते हैं। तो पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहा जाता है, लास्ट सेगमेंट को पाइजीडियम कहते हैं। और इसी पेरिस्टोमियम में देखो इसका ये माउथ होता है, और इसके इस पार्ट में इसका एनस होता है। देखिए ये इसका
माउथ है और नीचे वाले पार्ट में ये देखो इसका एनस होता है। तो जिस सेगमेंट में माउथ है उस सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं, और जिस सेगमेंट में इसका एनस होता है उस सेगमेंट को पाइजिडियम कहा जाता है। तो ये आप लिख लीजिए इसको पहले। तो ग्रूव की वजह से मैंने कहा था कि ग्रूव की वजह से यहां क्या मिलता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। वैसे मैंने कहा था कि इसमें सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है, बट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन किसकी वजह से होता है बताओ, उसे ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। और दो ग्रूव के बीच में ये सीटे और चीटे मिलता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में और मूवमेंट में। समझ में आ गया बच्चों? और तो पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहा जाता है, लास्ट सेगमेंट को पाइजिडियम कहते हैं। और यहां देखिए ऐसे फर्स्ट सेगमेंट से हैंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरह का। ये कोई सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। देखो ये फर्स्ट सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है और इस सेगमेंट को प्रोस्टोमियम कहा जाता है। इसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम एक तरह का अटैचमेंट है, ये मस्कुलर अटैचमेंट होता है जो पेरिस्टोमियम से जुड़ा हुआ होता है। ये सेगमेंट नहीं है, फर्स्ट सेगमेंट से ये अटैच्ड होता है। ठीक है बच्चों? तो पहले सेगमेंट से जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये कोई सेगमेंट नहीं है। समझ में आ गया सबको? और देखो अब यहां देखिए इसमें ये इसका देखो, ये बॉडी वॉल होता है, ये इसका बॉडी वॉल है। और इस बॉडी वॉल में देखो म्यूकस ग्लैंड होते हैं, इसके बॉडी वॉल में म्यूकस ग्लैंड होते हैं along with longitudinal and सर्कुलर मसल फाइबर्स भी मिलते हैं इसमें। देखिए तो इसके बॉडी वॉल में म्यूकस वाले ग्लैंड्स होते हैं जो इसके बॉडी वॉल को मॉइस्ट रखता है। और मॉइस्ट रखने का फायदा यह है कि ये अपने स्किन से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको, म्यूकस ग्लैंड कीप्स द बॉडी सरफेस मॉइस्ट कहते हैं। इट कीप्स द बॉडी सरफेस मॉइस्ट एंड दैट मॉइस्ट बॉडी सरफेस, अगर वो बॉडी सरफेस उसका मॉइस्ट होगा तो इसका फायदा कहां है बताओ? इसका फायदा होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में। तो याद रखिएगा, इट हेल्प्स इन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ये अपने स्किन से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। समझ में आ गया बच्चों? ये अपने स्किन से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है? तो मतलब मॉइस्ट रहना जरूरी होता है। ग्लैंडुलर सरफेस होता है इसका जो इसको गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो पूछा जाता है कि एलिडा में जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह का होता है, तो हम बताते हैं ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है।
ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो यहां पर ये याद रखिएगा कि जितने भी एलिट्स होते हैं वहां पर देखो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है देखो कि एलिट्स में क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। दे हैव क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसमें मस्कुलर हार्ट भी होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और इसमें कैपिलरी भी होता है। देखो मैंने कहा था ना कि क्लोज और ओपन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या होता है बताओ? वो होता है कैपिलरी का मिलना और ना मिलना। कैपिलरी एक ब्रांच है जो आर्टरी के ब्रांच, आर्टरियोल के ब्रांच से बनता है, जो एक्सचेंज करता है ना। तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आप इसलिए कह रहे हैं यहां पर देखो क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसमें मस्कुलर हार्ट मिलता है, इसमें ब्लड वेसल्स मिलते हैं, इसमें आयोटा भी होता है, वेन्स भी होता है, और साथ में देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर देखो वो यूज करते हैं कैपिलरी के लिए। कैपिलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है देखो यहां पर। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं आप कि क्लोज और ओपन में सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज का होता है बताओ? वो होता है कैपिलरी का। कैपिलरी अगर होगा तो ऑलवेज वो क्लोज ही होना है, और कैपिलरी अगर नहीं है तो वो ओपन टाइप का होना है। तो एलिडा में हार्ट मिलता है, मस्कुलर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरी होता है यहां पर, है ना। और यहां पर रेड कलर का ब्लड भी होता है, याद रखिएगा इसमें रेड कलर का ब्लड भी होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ओपन और क्लोज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कैपिलरी। कैपिलरी अगर होगा तो वो क्लोज टाइप का होगा, कैपिलरी अगर नहीं होगा तो ओपन टाइप का होगा। तो एलिडा में चूंकि क्लोज टाइप का होता है तो वहां पर हार्ट मिलते हैं, मस्कुलर हार्ट होता है, इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं और साथ में कैपिलरी भी होता है। और मैंने क्या कहा कि एलिडा का जो ब्लड होता है वो रेड होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। और रेड क्यों होता है तो याद रखिएगा कि जैसे आपके बॉडी में, हमारे ब्लड का पार्ट भी रेड होता है क्योंकि आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, पता है आपको। तो एलिडा का ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन वहां भी होता है लेकिन वो आरबीसी में नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड होता है। तो ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ये अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है देखो एचबी, हीमोग्लोबिन ये डिसॉल्व्ड होता है, डिसॉल्व्ड इन क्या बताओ? ब्लड प्लाज्मा कहता है। हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, और इसी की वजह से इसका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो मैंने कहा कि इसके पास क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, बीवीएस लिखा हुआ है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और क्लोज होने के लिए यहाँ पर मस्कुलर हार्ट है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पे कैपिलरी होता है। इसके ब्लड के कलर रेड होते हैं, और रेड होने का कारण क्या बताओ? रेड होने का कारण यह है कि इसका जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलता है। यहाँ कोई आरबीसी की बात नहीं कर रहे आप, बट यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है जो कि इसके प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलता है। अब यहां देखो, फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर देखो, सपोज करो ये एक जनरल डायग्राम है किसी एनिलिडा का, और यहां देखिए ऐसे अब कहते हैं इसके बॉडी के इनर पार्ट में देखो इस तरह का एक सेप्टा बनता है। देखो ये सेप्टा कहता है, देखो ये जो पार्ट आप देखते हो ये सेप्टा होता है। देखो सेप्टा कहता है,
और सेप्टा की वजह से यहां पर मिलता है क्या बताओ, इंटरनल सेगमेंटेशन कहते हैं। और सेप्टा क्या करता है, इट डिवाइड्स द coelomic chamber into many fluid filled coelomic chamber कहते हैं। तो इसका जो इंटरनल सेपरेशन है उसको सेप्टा कहते हैं, सेप्टा। और सेप्टा क्या करेगा, उसके बॉडी का जो सिलोमिक कैविटी होता है उसे भी कई चैम्बर में वो डिवाइड कर देता है, और हर चैम्बर में सिलोमिक फ्लूइड होता है। याद रखना, देखो इसके अंदर ये जो आप फ्लूइड देख रहे हो, ये सब जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है, देखो इस फ्लूइड को सिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। और ये जो फ्लूइड यहां पर होता है, इट एक्ट लाइक एज इट्स हाइड्रोस्टैटिक एंडो स्केलेटन कहता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेप्टा होता है, जो इनर सेगमेंटेशन होता है, ये सिलोम को भी कई चैम्बर में डिवाइड कर देता है। तो सिलोमिक कैविटी भी, सिलोम के पार्ट भी सेगमेंटेड होते हैं। इसको देखो, सिलोमिक पार्ट भी सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड सिलोमिक चैम्बर कहा जाता है इसको। और हर सिलोमिक चैम्बर में इंडिपेंडेंट तरीके से क्या भरा है बताओ, ये सिलोमिक फ्लूइड होता है। और ये इसका एक स्टिफनेस देता है इसके बॉडी को। ये मूवमेंट के टाइम पर, लोकोमोशन के टाइम पर, ये जो इसका सिलोमिक फ्लूइड है, इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ स्टिफनेस टू द बॉडी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है कि अर्थवर्म वगैरह के बॉडी का जो सिलोमिक फ्लूइड है उसका रोल क्या है। तो याद रखिएगा, इट एक्ट लाइक एज हाइड्रोस्टैटिक एंडोस्केलेटन। समझ में आ गया बच्चों? तो मैंने क्या बताया कि एक सिलोम है और वो सिलोम कई चैम्बर में डिवाइड हो गया है सेप्टा की वजह से, इंटरनल सेगमेंटेशन की वजह से। और हर सिलोमिक चैम्बर में सेपरेट तरीके से क्या मिलता है बताओ, सिलोमिक फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड एक्ट लाइक एज हाइड्रोस्टैटिक एंडोस्केलेटन कहते हैं इसको। समझ में आ गया बच्चों? तो ये पूरा सिलोम है, और ये देखो ये जो सेप्टा है इसने सिलोम को कई चैम्बर में डिवाइड कर दिया है। देखो ये अलग अलग चैम्बर्स हैं। ये देखिए, ये जो आप सेपरेट देख रहे हो, ये सेपरेट एक सिलोमिक चैम्बर है, और एक चैम्बर दूसरे से सेपरेट किया हुआ है सेप्टा की वजह से। तो जैसे आपके बॉडी में कार्टिलेज होता है, बोन्स होता है, हार्डनेस देता है बॉडी को, स्टिफनेस देता है बॉडी को, तो एलिडा में कोई कार्टिलेज बोन्स तो होते नहीं हैं। ये जो इसका हाइड्रोस्टैटिक एंडोस्केलेटन की जगह कहते हैं, ये जो सिलोमिक फ्लूइड होता है इसकी वजह से इसका बॉडी स्टिफ होता है, हार्ड होता है। तो हार्डनेस टू द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय दिस सिलोमिक फ्लूइड, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एंडोस्केलेटन। समझ में आ गया बच्चों? अब यहां देखो, इसके अलावा देखिए, देखो यहां पर फिर एक टर्म यूज करते हैं कि इसमें एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम नेफ्रीडिया होता है। एलिडा में एक स्ट्रक्चर को नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्रीडिया को ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये इसका ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसका नाम नेफ्रीडिया होता है, और ये भी सभी एलिडा में कॉमनली प्रेजेंट होता है।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखो यहां पर ये लिख लिया सबने इसको, तो लिखिए इसको। नेफ्रीडिया को ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जैसे आपके बॉडी में आपके पास किडनी होता है, वैसे इसके पास ये नेफ्रीडिया होता है। ठीक है, चलिए और देखो यहां पर अब, और देखो फिर कहते हैं इसके बॉडी में, अगर आप इसके नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो यहां देखिए ऐसे, यहां भी वो पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया होता है। देखो गैंग्लिया, गैंग्लियॉन्स कहते हैं, सिंगल को गैंग्लियॉन्स कह दिया जाता है। और ये आपस में इस तरह से देखो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। देखो तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम इज represented by paired cerebral ganglia along with double ventral solid nerve कॉर्ड कहता है। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाला पार्ट, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ये पेयर्स में होता है, डबल होता है। देखो ये, और ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया है। और पूरे बॉडी में देखो ये जो सिंगल सिंगल देख रहे हो, इसको गैंग्लियॉन्स कह देते हैं। ऊपर ये सेरिब्रल गैंग्लिया है, उसके बाद ये गैंग्लियॉन्स हैं, और ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। किससे बताओ? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड से। कुछ बेवकूफों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। मिस्टर निशांत, ये मैं कोई मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, एक से एक बेवकूफ बैठे हैं यार यहाँ तो ये क्या चैप्टर तुम्हें क्या लग रहा है, ये कोई मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है क्या? देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि एलिडा का जो नर्वस सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? तो देखो ये जो देखो, देखो ये जो दो ऊपर देख रहे हो आप, ये क्या बताओ? पेयर्ड कहते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया। उसके अलावा देखो ये जो सिंगल सिंगल देख रहे हैं आप, ये गैंग्लियॉन्स हैं व्हाइट वाले, और ये आपस में कनेक्टेड किससे होते हैं बताओ? जो ब्लैक वाला लाइन देख रहे हैं आप, ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहा जाता है इसको। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो ये आप याद रखिएगा, ये है एलिडा का जनरल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब देखो एलिडा के जो कुछ जो इसके यूनिक फीचर्स हैं जो अलग अलग एलिडा में मिलता है, ये पता चलेगा जब इसका हम क्या देखेंगे, एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया along with double ventral solid nerve cord, paired cerebral ganglia along with double ventral solid nerve cord। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। अब देखो यहां पर, इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब देखो, अरे इसको ऐसे कर दो, लो हटा दिया मैंने इसको। अब यहां देखिए, जो एलिडा होता है ये एक फाइलम है, और इस फाइलम को अब 3 क्लास में हम डिवाइड करते हैं। देखो
ये इसके 3 क्लास हैं देखिए। एक को कहते हैं पॉलीचिटे, ये पहला क्लास है देखो, पॉलीचिटे कहते हैं इसको। दूसरे क्लास को ओलिगोचिटे कहते हैं, ओलिगोचिटे। और तीसरे क्लास को हिरुडिना कहते हैं, हिरुडिना। तो एलिडा एज ए फाइलम, इसको 3 क्लास में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास का नाम पॉलीचिटा है, दूसरे क्लास का नाम ओलिगोचिटा है, और तीसरे क्लास का नाम हिरुडिना होता है। ये 3 क्लास हैं देखो। और इसका जो मेन देखो डिफरेंस वो ये है, देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो यहां लिखा हुआ है पॉली। एक तो नाम से समझ में आ रहा है, पॉली मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। यहां पर चिटे या सिटे का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। देखो एबंडेंट कहते हैं, एबंडेंट ऑफ सिटे और चिटे कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे, इस एनिमल के सेगमेंट के बाहर देखेंगे ऐसे आप देखो, इस एनिमल के सेगमेंट के बाहर एक लैटरली ऐसे लगा हुआ स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरह का, देखो लैटरल अपेंडेजेज होता है यहां पर, जो यहां पे नहीं होता। इसको पैरापोडिया कहते हैं। देखो इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसको पैरापोडिया कहा जाता है। पैरापोडिया एज सच, इसको लैटरल, जो बाहर से निकला हुआ देखो, लैटरल अपेंडेजेस कहते हैं इसको। ये भी स्विमिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है ये। तो याद रखिएगा, पैरापोडिया केवल यहां मिलता है, पॉलीचिटा में मिलता है। और पैरापोडिया एक लैटरल अपेंडेजेस की तरह होता है, साइड से निकला हुआ होता है ये। और इसका हेल्प, ये जो आपको ये हेल्प करेगा लोकोमोशन में, स्विमिंग में हेल्प करता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये आप लिख लीजिएगा इसको, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। नाम है इसका पैरापोडिया, और ये केवल पॉलीचिटा में मिलता है। तो पॉलीचिट्स में सिटे भी होता है, पैरापोडिया भी होता है, देखो ठीक है बच्चों। सिटे या चिटे का नंबर बहुत ज्यादा है। पॉली मतलब होता है ज्यादा, इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे चिटे या सिटे का नंबर मिलेगा आपको। नाम ही है पॉली, पॉली मतलब होता है ज्यादा। ओलिगो का मतलब होता है मॉडरेट नंबर में, इन मॉडरेट नंबर, ना ज्यादा ना कम कहा जाता है। तो ओलिगोचिट्स में देखो, यहां पर एक याद रखना, ओलिगोचिटा में एक तो कहते हैं पैरापोडिया यहां एब्सेंट होता है, पैरापोडिया यहां पे एब्सेंट होता है। और जो चिटे होता है या सिटे होता है, ये मॉडरेट कहते हैं, इन मॉडरेट नंबर। आपने कहा था ओलिगो का मतलब बताया था, ओलिगोसैकेराइड आप जानते हैं, जहां पर यूनिट कम होता है। तो मॉडरेट नंबर कहते हैं, देखो ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, बीच बीच में होता है, मॉडरेट नंबर कहते हैं इसको। और यहां पैरापोडिया नहीं होता, पैरापोडिया यहां पे एब्सेंट होता है। और यहां देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसके बॉडी में देखो सेगमेंट तो होता है, देखिए सेगमेंट यहां भी होता है, देखिए ऐसे। बट यहां देखेंगे आप, यहां सकर्स मिलते हैं, इसमें ना देखो, ना इसमें पैरापोडिया मिलेगा आपको, ना इसमें कोई पैरापोडिया होता है, ना ही कोई यहां पे सिटे होता है, ये दोनों एब्सेंट होता है। तो यहां क्या मिलेगा बताओ, यहां पे सकर होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट होता है, देखो ये खून चूसते हैं, है ना। तो हिरुडिना वाले ग्रुप में याद रखना, हिरुडिना वाले ग्रुप में
ना ही कोई पैरापोडिया होता है, ना ही कोई सिटे होता है। यहां पर सकर्स मिलते हैं, सकर जो ब्लड को चूसने में हेल्प करता है। लीच, यस यू आर राइट, लीच बिलोंग्स टू हिरडिना ओनली। और देखो, ये तो मैंने बताया कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने इस क्लास को कैसे डिवाइड किया है, कैसे इस क्लास को डिफरेंशिएट किया है। क्लियर? अब अगर देखिए आप कि तीनों का हैबिटेट भी अलग अलग होता है। जैसे पॉलीचीड्स जो होते हैं ना, देखो ये सभी मेरीन होते हैं, ऑल एक्वेटिक मेरीन कहा जाता है। देखो इसको, ये सभी समंदर में मिलते हैं। ओलिगोचीड्स जो होता है, देखो ये एक्वेटिक होता है, ये जमीन पे मिलता है, या इसको सेमी टेरेस्ट्रियल कहते हैं। एक्वेटिक तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, एक्वेटिक से ज्यादा अच्छा है कि आप इसको सेमी टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। मतलब ये बरोज वगैरह में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल जहां मॉइस्चर रहता है उसमें बरो करके रहता है। आप जानते हैं खेत वगैरह में या जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें ये अवेलेबल होते हैं। तो मैंने कहा कि इनका जो हैबिटेट है वो सेमी टेरेस्ट्रियल है, बरोइंग हैबिट होता है इसका, बरोज में रहते हैं ये, है ना। और जो हिरडिना होता है, देखो ये दोनों जगह मिलते हैं। देखो ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हिरडिना आप जानते हैं ये पैरासाइट है, बाकी तो फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। लीच एक पैरासाइट है, पता है आपको, ब्लड सक करने वाले पैरासाइट होता है। फिर देखो, तो ये तो इसके हैबिटेट का डिफरेंस है। इसके अलावा देखिए यहां पर अब पॉलीचीड्स जो होते हैं, देखो ये डायसियस होते हैं, ये डायसियस होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। पॉलीचिड्स आर यूनिसेक्सुअल, ये होते हैं डायसियस। जबकि ओलिगोचिड्स देखो ये मोनेसियस होते हैं, और ये भी मोनेसियस होता है, ये भी मोनेसियस ही होता है। हर्माफोडाइट होते हैं। देखो हाँ जी, लीच के ऊपर सॉल्ट डालने से मर जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, तो डायसियस होता है पॉलीचिड्स, ओलिगोचिड्स मोनेसियस होते हैं, और हिरडिना भी मोनेसियस होता है, हर्माफोडाइट होते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए यहां पर इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। एक्सटर्नल भी होता है, क्रॉस भी होता है। और याद रखिएगा कि इसमें मिलता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। बाकी यहां पे डायरेक्ट होता है, लार्वा नहीं मिलता, और यहां भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा यहां भी नहीं मिलता। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कहते हैं। और इन सब में इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इन सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये सभी ओविपेरस होते हैं। एक में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा मिलेगा, बाकी दोनों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा वहां पर नहीं मिलता। तो एक्सटर्नल एंड क्रॉस ये तीनों में होता है। एक का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, पॉलीचिटा का, बाकी का डेवलपमेंट कैसा होता है बताओ, वो डायरेक्ट होता है, लार्वा वहां पे नहीं मिलता। और याद रखिएगा कि लार्वा का जो नाम है, देखो ये जो लार्वा यहां मिलेगा, इस लार्वे को ट्रोकोफोर कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वे, ये नाम लिख लीजिएगा। लार्वा का नाम ट्रोकोफोर होता है, लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वे कहते हैं।
लार्वा को ट्रोकोफोर कहते हैं। ये सभी ओविपेरस होते हैं, ये सभी ओविपेरस होते हैं। लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वे कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया सबको? और अब मैं आपको बता दूं इन तीनों के एग्जाम्पल्स, इन तीनों के एग्जाम्पल्स। तो देखिए, ये आप लोगों ने लिख लिया, इसको मैं मिटा दूं अब सबको। अरे सभी के लार्वा, लार्वा केवल कहां मिलता है? अभी तो बताया लार्वा पॉलीचिट्स में होता है। एक ही लार्वा का नाम ट्रोकोफोर कहते हैं। क्यों उसमें अपना पूरा रिसर्च कर रहे हो तुम लोग? एक चीज याद रखो, बस हो गई कहानी खत्म, कि ट्रोकोफोर तो केवल पॉलीचिटा में मिलेगा ना, और पॉलीचिट्स के लार्वे को कंबाइंड फॉर्म में ट्रोकोफोर कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे यहां पे नाम आता है नेरिस का, इसको क्लैम वर्म भी कहते हैं, इसको सैंड वर्म भी कहा जाता है। ये इसी का कॉमन नेम है नेरिस का। क्लैम वर्म भी कहते हैं, सैंड वर्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर यहां देखो, इसमें एफ्रोडाइट भी आता है। इसमें एक और नाम है, देखो चिटोप्टेरस का नाम आता है। देखो चिटोप्टेरस कहते हैं, चिटोप्टेरस। चिटोप्टेरस कहते हैं इसको। बेसिकली इसका कॉमन नाम, इसको पैडल वर्म भी कहा जाता है, इसको पैडल वर्म कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक ही नाम है, नेरिस के बारे में दिया गया है। ठीक है, हाँ ये पॉलीचिट्स के एग्जांपल हैं, ये सभी पॉलीचिट्स में आते हैं। ठीक है, फिर देखो ओलिगोचिट्स में अर्थवर्म जानते हैं आप, अर्थवर्म इसमें आते हैं, जिसको आप कॉमनली इस ग्रुप को इसका साइंटिफिक नेम बताओ। इस फेरेटिमा कहते हैं, इसको फेरेटिमा कहा जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये कॉमन नेम है। देखो फेरेटिमा, ये इसका साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का। इसमें एक और नाम आता है, देखो लुम्ब्रिकस। और देखो इसमें एक नाम आता है ट्यूबिफेक्स का, ट्यूबिफेक्स कहते हैं, TUBIFEX, ट्यूबिफेक्स। ये तीनों नाम फेरेटिमा, लुम्ब्रिकस, ट्यूबिफेक्स, फेरेटिमा का ही कॉमन नाम अर्थवर्म है। ये सभी ओलिगोचिट्स में आते हैं। और जो लीच वगैरह होता है, इसका साइंटिफिक नेम हिरुडिनेरिया कहता है। लीचेस, ब्लड सक करने वाले ये एनिमल्स होते हैं, है ना, हिरुडिनेरिया। और इसके देखो ये जो वर्ड आया ना, देखो एक नाम जो आता है हिरुडीन, जानते हैं आप? हिरुडीन वर्ड ये जानते हो आप? हिरुडीन एक ऐसा हिरुडीन एक्चुअली क्या होता है, देखो सेलेवरी ग्लैंड से, हिरुडिनेरिया के सेलेवरी ग्लैंड से ये बाहर आता है, ताकि जब वो ब्लड को निकाल रहा है होस्ट के बॉडी से, तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है ये, ताकि ब्लड अगर क्लॉट हो जाएगा तो वो ये सक कैसे करेगा। तो ये एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कहते हैं। देखो हिरुडीन क्या कहते हैं, देखो ये इस एनिमल का एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कहते हैं इसको। जैसे आप में हेपेरिन होता है ना, जैसे आपके बॉडी में हेपेरिन होता है, हेपेरिन, वैसे यहां पर ये क्या रिलीज करता है, हिरुडीन। इसको एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट कहते हैं, ताकि ये लीच आसानी से होस्ट के बॉडी से ब्लड को सक कर सके।
ठीक है बच्चों, ऊपर तो विकास लिखा है निशांत भाई साहब, आपका विकास जरूर रुक चुका है। आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आप विकसित नहीं हैं, आप अपने मंद बुद्धि को परिचय दे रहे हैं, अपने मंद बुद्धि का। मंद बुद्धि समझते हो ना? एक ऐसा बच्चा जिसका विकास अभी तक अवरुद्ध है, जिसका विकास हुआ ही नहीं। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूंगा। हाँ, अब देखो समझ में आ गया इसको। वेरी गुड। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको इस फाइलम एनिलिडा के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं जो नेक्स्ट फाइलम है, और उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है बच्चों, अरे एग्जाम्पल बता तो दिया सबको। नीचे जाते हैं हिरुडिना में, और क्या, हिरुडिनेरिया कहते हैं इसको। यस, हिरुडिनेरिया सारे के सारे पैरासाइट्स होते हैं। ऑल द हिरुडिनेरिया आर पैरासाइट, ऑल द हिरुडिना इज पैरासाइट। पॉलीचिट्स फ्री लिविंग होते हैं, ओलिगोचिट्स भी फ्री लिविंग होते हैं। हिरुडिना सबके सब पैरासाइट होते हैं, सबको एक्टो पैरासाइट कहा जाता है। सबको ब्लड सक करने वाला एनिमल कहते हैं, सबको एक्टो पैरासाइट कहा जाता है। क्लियर? चलिए ठीक है, अब चलो मैं नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहा हूं, और उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। लिखिए, तो मैं बता रहा हूं आपको नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आप जानते हैं इसके बारे में, ये सबसे बड़ा अगर फाइलम के हिसाब से देखा जाए तो एनिमल किंगडम का ये सबसे बड़ा फाइलम है ना? तो आर्थ्रोपोडा को क्या बोलते हैं बताओ? इसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम कहते हैं। आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम कहा जाता है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली या नियरली कहते हैं 90% ऑफ लिविंग एनिमल्स, 90% ऑफ द लिविंग एनिमल्स ये इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। अभी भी बहुत सारे स्पीसीज जबकि इसके डिस्कवर्ड नहीं है। ये जो टैक्सोनॉमी वगैरह का जो ग्रुप होता है, जो एंटोमोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह पे काम करते हैं, वो अभी भी नए नए तरह के इंसेक्ट ढूंढते रहते हैं, या नए नए इंसेक्ट मिल जाते हैं। तो इसका जो संख्या है ये बहुत ज्यादा होता है। लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं इसको, है ना? एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लिविंग एनिमल्स बिलोंग्स टू दिस फाइलम ओनली। समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत बड़ा एक फाइलम है। आर्थ्रोपोडा एक वास्ट फाइलम है जिसमें बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी हैं, है ना? चलिए मैं क्लासिफिकेशन को ब्रीफ में बताऊंगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं यहां पर। अब देखो, इसके अलावा देखिए आर्थ्रोपोडा का जो मीनिंग होता है, देखो आर्थ्रो प्लस पोडा अगर देखें अगर आप इसमें, तो आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड कहते हैं, और पोडा का मतलब अपेंडेजेस होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं जो पेयर्स में होता है। पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस कहा जाता है, देखो इसको, है ना? पेयर्ड जॉइंटेड, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं। देखो समझ में आ गया ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और देखिए ऐसा लिखा जाता है कि आर्थ्रोपोडा का जो एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर देखें अगर आप, तो देखो आर्थ्रोपोडा में या तो बॉडी के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। देखिए ऐसे जनरल बॉडी प्लान में बताऊं अगर,
जनरल बॉडी प्लान आर्थ्रोपोडा का। अब आर्थ्रोपोडा के बारे में इसकी पूरी कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो कॉकरोच के बारे में सारी कहानी पता है आपको, पता है ना? अरे कॉकरोच के बारे में पढ़ चुके हैं ना हम लोग। टिश्यूज की बताया था आपको ना अभी। अच्छा टिश्यूज नहीं हुआ आपका अभी? ओके चलिए कोई नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये बॉडी के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें, और ये पार्ट्स भी आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। देखो तो ये इसका हेड होता है, देखिए हेड, बीच में ये थॉरेक्स होता है और नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन कहता है। देखिए तो या तो बॉडी के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, देखिए हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन कहते हैं, या फिर देखो एपेंडेजेस मतलब अटैचमेंट होता है ना, कोई भी चीज, आपका हाथ है, आपके पैर हैं, वो आपके एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो वो भी आपके लिए क्या है बताओ, एक तरह का एपेंडेजेस ही होता है। हमारे लिम्स क्या हैं? एपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। और ये देखिए, तो मैंने क्या कहा कि जनरल बॉडी प्लान अगर देखें आप आर्थ्रोपोडा का, तो इसके बॉडी के 3 अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, या तो 3 पार्ट्स होता है देखो, या कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोडा होते हैं जिनमें ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। देखो ये अटैच हो जाता है, और इसके अटैच होने से क्या बना, देखो एक टर्म यूज करेंगे सेफेलोथॉरेक्स, सेफेलोथॉरेक्स प्लस एब्डोमेन रह जाता है। देखो तो देखो मैंने क्या कहा कि आर्थ्रोपोडा में 2 तरह का बॉडी प्लान है। देखो आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, या तो उसके 3 कंपोनेंट हैं, हेड अलग होता है, थॉरेक्स अलग होता है, एब्डोमेन अलग होता है, या कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोडा होते हैं जिसमें हेड और थॉरेक्स फ्यूज कर जाता है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड सेफेलोथॉरेक्स। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या कहा आपको कि आर्थ्रोपोडा के बॉडी के या तो 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन होते हैं, या फिर हेड थॉरेक्स फ्यूज हो जाता है और उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं बताओ, उसे सेफेलोथॉरेक्स, और बाद में क्या बचेगा बताओ, एब्डोमेन रह जाता है यहां पर। वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके 3 पार्ट्स हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। नीचे वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे वाला पार्ट भी बहुत सारे आर्थ्रोपोडा में मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? फिर देखिए इस एनिमल की एक और खासियत है, देखिए जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक तरह का इसका बॉडी रेजिस्टेड होता है किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल चेंज से। तो इसकी पूरी बॉडी देखिए, इसकी पूरी बॉडी एक इस तरह का देखो काइटिनियस बॉक्स में बंद होता है। देखो इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखो, एक तरह का हार्ड जैकेट है इसका पूरा बॉडी एक हार्ड जैकेट में बंद है, और इस जैकेट को क्या कहते हैं बताओ, इसे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। देखो तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है इसके ऊपर, देखिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ, इसे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और ये आर्थ्रोपोडा का यूनिक फीचर है। देखो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, सभी आर्थ्रोपोडा का बॉडी एक काइटिनियस बॉक्स में बंद होता है, उसे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। तो बॉडी इज कवर्ड विथ, आर्थ्रोपोड्स बॉडी इज कवर्ड विथ वेरी हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, very hard chitinous exoskeleton, and this chitinous exoskeleton is, याद रखिएगा ये जो इसका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, ये आपके एग्जाम में 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि, या 2-3 साल पहले, आप देखना अपने गाइड में, तो पूछा गया था कि आर्थ्रोपोडा का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है। आर्थ्रोपोडा देखो एक तो ये यूनिक तरह का एनिमल है जो किसी भी तरह के हैबिटेट में सर्वाइव करता है।
चाहे वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, बहुत ज्यादा वार्म हो, पानी के अंदर हो, आसमान में हो, जमीन पे हो, हर तरह के हैबिटेट में ये सर्वाइव करता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो सॉल्टी वाटर की बात करें या मतलब हर तरह के पानी में ये सर्वाइव करता है, चाहे पानी साफ हो, चाहे वो पानी गंदा हो, चाहे वो समंदर का पानी हो, तो हर तरह के हैबिटेट में ये सर्वाइव करता है। और सर्वाइव करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या बताओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन for the survival is the presence of chitinous exoskeleton। तो ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा। The most important adaptation in the arthropods body, लिख लो। The most important adaptation in the arthropods body is the presence of the most important adaptations in the arthropod body is the presence of chitinous exoskeleton, है ना, जो इसके बॉडी को किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल चेंज से इसको बचाता है, इसको सेव करता है। जैसे कहा जाता है कि इसका ये एक्सोस्केलेटन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब मजबूत होता है कि अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट भी हुआ ना, अब कॉकरोच को फ्राई कर देंगे अलग बात है वो, बट अगर आप उसको हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं, बाहर से स्टीम दे रहे हैं आप, तो उससे ज्यादा उसको दिक्कत नहीं है। कहते हैं एटॉमिक वॉर के हीटिंग इफेक्ट से भी ये एनिमल बच सकता है। आप सोचो एटम का जब एटॉमिक वॉर होगा और एटम आप जमीन पे फेंक दिया गया तो उससे कितना हीट जनरेट होता है, उसके हीट से भी कॉकरोच वगैरह बच सकते हैं, इसमें इतनी पावर होती है। समझ में आ गया बच्चों?